दिल्ली में सरकार बनाने की मत्थापच्ची के बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने नए दांव से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चित कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि इस बार दिल्ली में मुद्दों पर सरकार बनेगी। केजरीवाल ने राजनाथ सिंह और सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अलग अलग मुद्दों पर जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से उस चिट्ठी का जवाब चिट्ठी के जरिए किस तरह से दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं, उससे यह साफ लगता है कि जिन मुद्दों की समर्थन की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो समर्थन कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से मिलता हुआ तो उन्हें नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव होंगे या एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगना अब तय हो गया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस उस चिट्ठी में लिखे हुए मुद्दों पर सहमति जताने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है और अरविंद केजरीवाल ने यह नया शगुफा छोड़ दिया है। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। आपको बता दें, अनिल जैन बीजेपी के नेता और उमेश जी वरिष्ठ पत्रकार, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही संतोष भारतीय अन्ना समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा है। पार्टियों का कोशिश रहती है कि सत्ता हासिल हो। ये मुद्दे जो हम लोगों ने लिख के भेजे हैं इन लोगों को, ये बहुत जरूरी हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुद्दों के ऊपर सरकार बनने की बात हो रही है। दिल्ली से वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। दिल्ली का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा। कोई भी अफसर, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री बड़ा बंगला नहीं लेगा, अपने लिए सिक्योरिटी नहीं लेगा। क्या बीजेपी के राजनाथ सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को यह मंजूर है? नंबर 2, दिल्ली में विधायक फंड और काउंसलर फंड खत्म किया जाएगा। कोई विधायक फंड नहीं होगा, कोई काउंसलर फंड नहीं होगा। ये फंड सीधे मोहल्ला सभाओं को दिए जाएंगे और जनता तय करेगी कि उनके इलाके में पैसा कहां खर्च होना चाहिए। क्या बीजेपी को और कांग्रेस को ये मंजूर है? जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने 13 दिन का अनशन किया था। सारी पार्टियों ने संसद में बैठ के कहा था, अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दो, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी अन्ना जी को। क्या हुआ उस चिट्ठी का? क्या हुआ उस प्रस्ताव का? सारी पार्टियों ने धोखा दिया। हम दिल्ली के अंदर वही लोकपाल बिल दिल्ली के लिए पास करना चाहते हैं। वो लोकपाल बिल पास होने के बाद 15 साल में कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में जितने घोटाले किए, उन सारे घोटालों की जांच की जाएगी। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये शर्त मंजूर है? इसके बाद भी क्या वो समर्थन देना चाहती हैं? 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अंदर जितने घोटाले किए हैं, उन सारे घोटालों की जांच की जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये मंजूर? तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल की शर्तों की लंबी फहरिस्त पर बिना शर्त आपको समर्थन दे रही कांग्रेस का रुख भी आक्रामक हो गया है। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने सियासत की हालात बिना पेंदी लोटे की तरह कर दी है। सुनिए क्या कहा है जेपी अग्रवाल ने। नहीं, वो कंडीशन लगा रहे, हम तो नहीं लगा रहे। हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट दिए ताकि दिल्ली पे दोबारा चुनाव का भार ना पड़े और जो वायदे उन्होंने जनता से किए उसे पूरा करें। कांग्रेस का एक अपना मैनिफेस्टो था, बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो था। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो उनका मैनिफेस्टो है वो आपको मानना पड़ेगा, तभी आपका सपोर्ट लेंगे। जब वो जनता के बीच गए थे तो ये पहले उनको कह देना चाहिए था कि ये मैनिफेस्टो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस पे वोट जब देना जब कांग्रेस इस पे राजी हो जाए। उनको खुद अपना भविष्य का नहीं मालूम, उनको खुद अपने रास्ते का नहीं मालूम। जैसे कोई बेपेंदी का लोटा होता है, इधर से उधर घूमता, वो हालत कर रखी है उन्होंने सियासत। तो सुना आपने कांग्रेस की प्रतिक्रिया है। बीजेपी क्या कह रही है ये भी आपको सुनवा देते हैं। हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी और संवैधानिक जिम्मेदारी बनता है कि जो बना सकता है सरकार, जो हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं हो, वैसे शक्ति को सरकार बनने देना चाहिए ताकि वो जनता की मांग, जनता की जरूरतें, जनता का वोट देने का सम्मान को पूर्ति करे। अब आपका जिम्मेदारी बनता है जिन बिंदुओं पर आपने चुनाव लड़ा है उसको पूरा करने का समय आपको, आप पार्टी को मिल रहा है। अब उसको तो सब सपोर्ट कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, तो मैं समझता नहीं कि क्यों उनको 10 दिन का समय मांग रहे हैं। समय मांगने के बगैर ही पॉलिटिकल पार्टीज आगे आ रहे हैं उसको समर्थन देने के लिए।
उसको समर्थन लेना चाहिए और सरकार बनानी चाहिए, और जो उन्होंने वादे किए हैं इलेक्शन के दौरान वो वादे पूरे करने चाहिए। ले दे के आपने 28-29 सीट दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत ली और आप पूरे देश का एजेंडा तय करोगे, इतना एरोगेंस जो है वो पब्लिक लाइफ में सार्वजनिक जीवन में चलता नहीं है। और उनको अपना समझना चाहिए कि वो कोई देश के भाग्य विधाता नहीं है कि वो अन्ना से भी लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसे दलों को आदेश देते हैं कि मैं ये कहता हूँ ये करो, मैं तो मैं ये करूंगा, नहीं तो मैं वो करूंगा। अरे सरकार बनानी है बनाइए, और जो आपने वायदे किए हैं उन पे पूरा खरे उतर के दिखाइए लोगों को। तो सुना आपने, कांग्रेस को सुना और बीजेपी को सुन लिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। हमारे एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुराधा जी, कांग्रेस कह रही है कि भाषा ठीक नहीं है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाग्य विधाता नहीं है अरविंद केजरीवाल, कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन इस बीच क्या तस्वीर ऐसी नजर आ रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होगा? यही एक अब रास्ता बचा हुआ है। चलेंगे अनुराधा प्रसाद जी के पास, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। सबसे पहले उर्मिलेश जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए अभी जो प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की, ये दोनों पार्टियां बहुत अनुभवी हैं और इनके नेता जो हैं अपने राजनीतिक अनुभव जोड़ तोड़ इसमें बिल्कुल घिसे हुए लोग हैं। और ये जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, इसके नेता अभी नए उतरे हैं मैदान में सियासत के, ये उबड़ खाबड़ हैं। तो इनकी उबड़ खाबड़ जो सियासी जो एक शख्सियत है वो घिसे हुए राजनेताओं पर मुझे लगता है काफी भारी पड़ रही है, क्योंकि इनको अंदाज नहीं है कि ये किस भाषा में बात करेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। जिस चक्रव्यूह में वो घेरना चाहते थे वो बहुत खूबसूरत ढंग से बना था और उससे वो बाहर आ गए, बाहर ही नहीं आए, बल्कि उन्होंने सोचा कि जनता के बीच वो ये मैसेज दे दें कि साहब ये चुनाव तो लड़ गए, 28 सीट पा गए, लेकिन सरकार नहीं बना रहे हैं, जवाबदेह नहीं है। लेकिन इसको उन्होंने सीधे सीधे फेंका कि नहीं हम बनाएंगे, लेकिन इस एजेंडे पर आप सहमत हो जाए। तो बड़ा खूबसूरत खेल चल रहा है राजनीति का। बिल्कुल। अनुराधा प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराधा जी, अब क्या कहीं से रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? तस्वीर कुछ साफ हो रही है क्या? अब राष्ट्रपति शासन ही एक अब रास्ता है दिल्ली में, सरकार नहीं बनने जा रही है दिल्ली में? बिल्कुल, और तो कोई रास्ता दिखता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन ही लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से दाल में पात चल रहा था, उस खेल का खात्मा मुझे लग रहा है हो रहा है। और बात यह है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या बीजेपी हो, उन दोनों को अब जो लड़ाई लड़नी है वो एंटी इनकम्बेंसी या जिसे कहते हैं एंटी कांग्रेस वोट्स की लड़ाई लड़नी है। अब ये लड़ाई जो है ये ज्यादा जग जाहिर होगी जिसे कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो दिल्ली में जब से ये रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद से जो बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी, उनका कोई बयान नहीं आया है। और इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस बात को आप नहीं नकार सकते हैं कि आपके बढ़ाव में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के या कांग्रेस सरकार के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था उसे बीजेपी ने भी बहुत फैन किया था। तो अब जो लड़ाई है वो ये एंटी इनकम्बेंसी वोट की है। कांग्रेस तो एक अपनी जमीन पर गिरी पड़ी है, वो दूसरी बात है, लेकिन जो ये लड़ाई है और यही देखने वाली हो, क्योंकि पॉलिटिकल पंडित्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि ये इन दोनों के बीच की लड़ाई जो है, तू आगे कि मैं आगे, कैसे चल रहा है। बिल्कुल विनोद जी, यही है एंटी इनकन्वेंसी वोट की लड़ाई है और उसका फायदा बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर उठाना चाहते हैं। और यही वजह है, ये सोच रहे हैं कि अगर अभी सरकार बना लिया, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े थे, अगर वो बातें नहीं हो पाई तो आगे जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें इनको नुकसान हो जाएगा बड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 ब्रांड जो है बाजार में उतारे थे, एक नरेंद्र मोदी के रूप में, एक ईमानदारी का, एक गवर्नेंस का, कि भाई ईमानदार मुख्यमंत्री, गवर्नेंस का मुद्दा। ईमानदारी के ब्रांड में अरविंद केजरीवाल उनसे आगे निकलते दिखाई पड़ रहे हैं आज की तारीख में, कि भाई सत्ता के तो, और उन्होंने पूरा दिल्ली विधानसभा का चुनाव ही ईमानदारी के ब्रांड पे लड़ा। जैसे एक ईमानदार शर्ट जो है उसका विज्ञापन आता था, अगर आप लोगों को याद हो, तो उन्होंने ईमानदार पार्टी, यानी अपने को ईमानदार पार्टी के रूप में स्थापित किया। अब गवर्नेंस की जहां तक बात है, उसमें अरविंद केजरीवाल का अभी अनुभव नहीं है, अभी सरकार नहीं बनाई है और वो अभी
सरकार बना करके उसमें फंसना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो अगर उतरना चाहते हैं, दिल्ली विधानसभा के चुनाव दोबारा होंगे उसमें उतरेंगे, तो वो चाहते हैं उनकी ईमानदारी का ब्रांड कायम रहे और गवर्नेंस को लेकर के बिल्कुल एक जो बंद मुट्ठी हो बनी रहे। और दूसरी बात, मैं उर्मिलेश जी की बात को मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा उसमें कि जो घिसे हुए नेता हैं वो दरअसल घिसे हुए नेताओं के अगले मूव को तो समझ सकते हैं, लेकिन वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलने के आदी नहीं थे, इसलिए वो प्रेम नहीं कर पा रहे हैं कि ऊबड़ खाबड़ नेताओं का क्या मूव होगा। ये एक समस्या है। ठीक है, अनिल जैन बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे सवाल पूछ लेते हैं। अनिल जैन जी, ना तो सरकार बनाना चाहते हैं, ना सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहते क्या है? बीजेपी क्या चाहती है? क्लियर कर दीजिए, बता दीजिए। नहीं, ऐसा है कि हमने अपना स्टैंड बहुत स्पष्ट किया कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, और उनके पास अगर बहुमत आ गया, उनको सपोर्ट मिल गया, तो उनको सरकार बनानी चाहिए थी कि बनस्पत इसके कि 18 मांगों का पुलंदा देने के, 18 नहीं तुम 28 पर काम करते। जब तुमको अनकंडीशनल सपोर्ट मिला है, तुमको 37 लोग मिल गए, नंबर तुम्हारा पूरा हो गया, तुम करके दिखाते कुछ। खाली बातूनी जमा खर्च करने से तो नहीं चलता देश, नहीं चलता प्रदेश, नहीं चलती दिल्ली। अगर आपने करना था, नहीं तो ये आपके एजेंडे में थे और आपको समर्थन मिला था, आप करते। आपने बगैर इसको लिए। आपकी पार्टी के नेता अक्सर ये कहा करते हैं कि सरकार बनाने का गणित हमको आता है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे चुनाव के बाद सरकार कैसे बनेगी इसका गणित हमें आता है। कल्याण सिंह जी जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जीत करके आए थे, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में उस समय था, और वो बराबर इस पर दबाव डाल रहे थे, राज्यपाल रमेश भंडारी थे, कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाए क्योंकि सरकार बनाने का गणित हमें आता है। प्रमोद महाजन जी अब नहीं है हमारे बीच में, वो कहते थे पेप्सी और प्रमोद का फार्मूला कोई नहीं जानता। तो वो फार्मूले कहाँ चले गए? एक जैसी नहीं होती है विनोद जी। राजनीतिक परिस्थिति हर समय एक जैसी नहीं होती। एक प्रदेश की परिस्थिति को दूसरे प्रदेश में लादा नहीं जाता, एक प्रदेश की समस्याएं दूसरे प्रदेश जैसी नहीं होती। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है हमारे तो परिस्थिति कौन बदलेगा? इतना बड़ा नंबर उत्तर प्रदेश की जगह परिस्थिति कौन बदलेगा? ये 70 की विधानसभा है, उसमें हमारे पास 28 है, उनके पास, हमारे पास 32 है। हमें समर्थन देने वाली नहीं है। अनिल जैन जी, परिस्थिति कौन बदलेगा? आप बदलेंगे या आम आदमी पार्टी बदलेगी? परिस्थितियां बदलेगा कौन? नहीं, ये स्थिति तो अब प्रदेश की जनता बदलेगी। जो आप लोग चाहते हैं कि बड़े फायदे किए और उनको पूरा समर्थन मिल गया, उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं तो आप लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से चुनाव हो, बीजेपी चाहती है कि समर्थन मिल गया, उनको हिम्मत करके 18 नहीं 28 बात बनवाते। नहीं, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, तो क्या आप लोग चाहते हैं एक बार फिर से दिल्ली में चुनाव हो? नहीं, अगर जिस तरह की परिस्थिति इन्होंने रख दी है, जिन्होंने जो एक बात मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया के साथ भी, कि 589 एमएलए में से 407 एमएलए भाजपा के चुनकर आए, 27 लोग इनके चुनकर आए, सारे देश ने चलिए अनुराधा प्रसाद जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अनुराधा जी, ना तो ये बीजेपी मानने को तैयार है, ना कांग्रेस मानने को तैयार है, अब तो रास्ता कहीं से नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ रास्ता एक ही है, चुनाव एक बार फिर से दिल्ली में होना तय हो गया है। चुनाव तो खैर दिल्ली में तय हो गया, लेकिन मैं उर्मिलेश जी की उस बात से सहमत हूँ कि जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम आम आदमी के टू डाल मैं पात पर कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि वो इनके जो आगे की जो स्ट्रैटेजी है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। बीजेपी जो है और जो कांग्रेस, बीजेपी का कहीं ना कहीं वो गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा उन्होंने छीन लिया, कांग्रेस का तो एंटी इनकम्बेंसी था ही। तो वो उसे ये दोनों पार्टियां समझ नहीं पा रही और संभल नहीं पा रही हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि लेकिन आम आदमी पार्टी इसको अगले लोकसभा चुनाव में भी भुनाना चाहती है। नहीं, बिल्कुल भुनाएगी, क्योंकि जिस मुद्दे को आम आदमी पार्टी की एसेट क्या है, वो एसेट ये है कि वो एंटी पॉलिटिक्स कर रही है। बिल्कुल, वो प्रो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, वो एंटी पॉलिटिक्स कर रही है, और इस बात को वो समझा रही है, हर मुद्दे को लेकर के इसी बात को समझाना चाह रही कि हम एंटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनुराधा प्रसाद जी हमसे बात करने के लिए। तो क्या दिल्ली में अब भी सरकार बनने की कोई गुंजाइश है या सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र रास्ता है? इसी पर हम बात कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि क्या इस सब के बीच जो राजनीतिक उठापटक इस दौरान हो रही है, क्या उसके बीच कोई रास्ता नजर आ रहा है जहां सरकार भी बन जाए? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। विनोद जी, कोई रास्ता अब एक नजर आता है? बहुत संक्षेप में बताइएगा। देखिए,
आमतौर पर इस वक्त जो स्थिति है डेडलॉक की स्थिति है, कोई रास्ता उसमें नहीं है। लेकिन एक रास्ता है, वो फिर तिकड़म का रास्ता है। तिकड़म का रास्ता ये है जिसके माहिर हैं तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेता, हालांकि कांग्रेस तो इस वक्त कहीं मैदान में है नहीं। वो ये है कि अगर 4-5 एमएलए रिजाइन कर दें तो इनकी स्थिति जो है 33 सीटें बहुमत की स्थिति हो जाएगी, सरकार बना लेंगे। लेकिन वो तिकड़म का रास्ता है, उस तिकड़म के रास्ते पर बीजेपी जाना चाहेगी कि नहीं जाना चाहेगी, ये फैसला पूछ लेते हैं। अनिल जैन जी बता दीजिए, जाना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी कोई तिकड़म का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहती, शुचिता की राजनीति करना चाहती है। हमारे नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको राज्यपाल को और आप सबको स्पष्ट किया हुआ है। चलिए और उमलेश जी। नहीं, अच्छी बात है, शुचिता की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, ये सिर्फ दिल्ली तक है, आगे भी भविष्य में जो देश में अरविंद केजरीवाल के निगेटिव और पॉजिटिव पर जो जजमेंट है, जो विश्लेषण है, वो होता रहेगा। लेकिन दिल्ली की राजनीति में उसने एक इम्पैक्ट जरूर डाला है कि लोगों को, बड़ी पार्टियों के नेताओं को, जो दूसरे सूबों में नैतिकता की सारी धज्जियां उड़ाया करते थे, वो यहां पर शुचितावादी, नैतिकतावादी, बड़े ही संविधानवादी बन गए हैं। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लगा। अनिल जैन जी, आप लोग तो यही चाहते थे कि सरकार बनाए, इलेक्शन को जीते, और जब अब ऐसा मौका आया है तो सभी लोग अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। आप भी कदम पीछे खींच रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कदम पीछे खींचने में कोई कोशिश नहीं छोड़ रही है। देखिए, आप थोड़ा सा हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को समझने की कोशिश करिए। नहीं, हमें समझाइए ना, हम नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे राजनीतिक हालात बन रहे हैं कि पूरा देश अभी कुछ नहीं समझ पा रहा है। पूरा देश जो ये चाहता है कि दिल्ली में सरकार बने, दोबारा चुनाव के हालात ना पैदा हो, ऐसे में आप समझा दीजिए। बीजेपी की तरफ से कुछ बात समझ नहीं, हम समझ जाएंगे। क्यों? मैं समझाता हूं जी, आप सुनिए। मैं कह रहा हूं हमारे पास 32 लोग हैं, हमको आम आदमी पार्टी के लोग समर्थन नहीं देंगे, हमको कांग्रेस समर्थन नहीं देगी, हम ऐसी स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति नहीं है। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 70 लोग में से आप इन लोगों में से जिनके पास समर्थन आ रहा है, जिनको समर्थन अनकंडीशनल मिला, जिनको 37 का समर्थन मिल गया, वो सरकार बनाने से भाग रहे हैं। देश में हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। जिस तरह की अहंकारित भाषा का, अहंकारित इनके मूव है, इससे ये चलने वाले नहीं है। इनका ये एक्सपोज हो गए और आगे 2-3 महीने में पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। राजनीति अगर करनी है मुद्दों की, तो मुद्दों पर काम करते आप। अनिल जी, आप 18 नहीं 28 मुद्दे करते। अनिल जी, एक आपने कहा कि भाजपा शुचिता की राजनीति के तहत तिकड़म का रास्ता नहीं अपनाती, बड़ा स्वागत योग्य बयान है। क्या ये आपका जी प्रतिबद्धता है, ये भविष्य में भी कायम रहेगी? लोकसभा चुनाव के बाद अगर स्थिति आएगी उसमें भी आप कायम रखेंगे, या और राज्यों में विधानसभा की अगर स्थिति कभी ऐसी आई तो ये शुचिता का रास्ता अपनाएंगे? नहीं, शुचिता का रास्ता ये भविष्य में और भूत में सब में अपनाना ही चाहिए और अपनाएंगे ही। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरा कहना विनोद जी और उर्मिला जी से आपसे निवेदन है, आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरा आपसे एक बार इन लोगों की स्थिति को आप ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की वकालत कर रहे हैं, इनकी स्थिति को तो स्पष्ट करिए। जिन्होंने किस तरह की भाषा का उपयोग किया है, सबको भ्रष्ट, सबको खरीदने वाला, सबसे होलियर जनता, अपने आप को स्वयंभू देश के भाग्य विधाता बनकर स्थिति तय कर रहे हैं, इनके बारे में आप कोई बात नहीं कह रहे। इन्होंने 18 अब शर्त रख दी। अनिल जी, आपने चूंकि डायरेक्टली हम लोगों के बारे में कहा जा रहा है, बारे में तो मुझे कहना जरूरी है। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में, उनके किसी राजनीति के बारे में, सियासी एजेंडे के बारे में हम लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा कि हम उनके साथ हैं या नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि अगर आपने पहले सुनी होती बहुत सारी डिबेट्स, आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे पर सवालात भी खड़े होते रहे, पत्रकारों द्वारा किए जाते रहे कि भाई इस इशू पर उनका क्या कहना है, विनिवेश पर क्या कहना है, उनके विदेश नीति क्या है, उनका सामाजिक न्याय के बारे में क्या उनकी धारणा है। हम लोग ये सवाल उठाते रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि सारा का सारा पाप आप पार्टी का है सरकार न बनने के लिए। मेरा कहना है कि और जो सियासी पार्टियां हैं उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, देखना चाहिए। और जो स्थिति अभी इस वक्त दिल्ली में बनती हुई नजर आ रही है विनोद जी, वो हालात तो कम से कम नहीं बनने चाहिए थे। हम लोग यही चाहते हैं। बाकी एक बार आप बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक बार चुनाव में फिर से आने के जिस मकसद से अभी नजर आ रहे हैं, कम से कम जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वहां कहीं से ये नजर नहीं आ रहा है कि एक सरकार बनने की स्थिति नजर आए। तो अभी आगे क्या कुछ होना है ये देखना पड़ेगा। आम आदमी
पार्टी ने शर्तें तो रखी हैं, लेकिन क्या उस पर कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने लिखी है उसी तरह से चिट्ठी लिखकर जवाब दिया जाएगा, बीजेपी की तरफ से जवाब दिया जाएगा? इस पर हमारी नजर रहेगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, अनिल जैन बीजेपी के नेता, उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही संतोष भारतीय अन्ना के समर्थक। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के